लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 127 ये लास्ट प्रॉब्लम देखा था और उस प्रॉब्लम का जो आंसर हमें मिला था उसी का यूज़ अभी हमको आने वाले नेक्स्ट प्रॉब्लम में करना है। रिमाइंडर के तौर पे तुमको बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर। ठीक, अब इसी रिजल्ट का यूज़ हमें प्रॉब्लम नंबर 140 में करना है। ठीक, तो लेट अस सी दैट प्रॉब्लम नंबर 140 जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है 4। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया है 2। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ऑप्शन है 2, 6, 8 और 20। तो हमें अगर फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी द होल स्क्वायर। ए क्रॉस बी की वैल्यू दी गई है 4, तो यहाँ आएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया है 4, इसका मतलब 2, इसका मतलब यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर। सो 16 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4, ये -4 इधर आके +4 हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20। सो दैट गिव्स यू ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम देखने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम नंबर 141 जिसमें वेक्टर u एंड वेक्टर v आर यूनिट वेक्टर से ऐसा कहा गया है एंड theta is angle between vector u and vector v, then 2 into vector u cross 3 into vector v is a unit vector for, ऑप्शन में यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। पहला ऑप्शन है फॉर नो वैल्यू ऑफ थीटा, सेकंड है फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा, थर्ड है एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ थीटा और फोर्थ ऑप्शन है मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ थीटा। इसका मतलब 2 इंटू वेक्टर यू क्रॉस 3 इंटू वेक्टर वी, ये यूनिट वेक्टर कब रहेगा? वो थीटा के किसी भी थीटा के वैल्यू के लिए नहीं रहेगा, या थीटा के एक वैल्यू के लिए रहेगा, या थीटा के 2 वैल्यू के लिए रहेगा, या थीटा के 2 से ज़्यादा वैल्यू के लिए रहेगा, ये हमें निकालने का है। तो अब यहाँ पर देखो, क्योंकि हमें वेक्टर u और वेक्टर v ये यूनिट वेक्टर्स दिए गए हैं, सो देयरफॉर शुरुआत हम कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इक्वल टू हो जाएगा 1। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v निकालता हूँ तो फार्मूला आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v
into sin theta. So that gives you 1 into 1 into sin theta. तो इसका आंसर आ गया sin theta. इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u क्रॉस v का आंसर आ गया sin थीटा. हमने u क्रॉस v इसलिए निकाला है क्योंकि जो रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है या जो पार्ट हमें दिया गया है जिसको यूनिट वेक्टर कहा गया है वहाँ u और v के बीच में क्रॉस की टर्म दी गई है. आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसीडर 2 इंटू वेक्टर u क्रॉस 3 इंटू वेक्टर v. इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू है 1. बराबर. तो इसको लिखते समय हम लिखेंगे 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v इक्वल टू 1. यानी 6 इंटू ये पार्ट जो है जिसकी वैल्यू हमारे पास है साइन थीटा. सो 6 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1. तो साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 1/6. अब क्योंकि थीटा ये एक्यूट एंगल है, थीटा कौन सा एंगल कहा गया वहाँ पे? एक्यूट एंगल. और अगर थीटा ये एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब एक्यूट एंगल के लिए साइन थीटा की यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी. थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/6. यानी थीटा की हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है, इसीलिए उसमें ऑप्शन आएगा फॉर ओनली 1 वैल्यू ऑफ थीटा. नाउ नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 142, जिसमें हमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी इसके बीच का जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू हमको दी गई है 60 डिग्री. उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया है 2. देन हमें ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वेक्टर बी क्रॉस 3 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी द होल स्क्वायर, इसका आंसर हमें निकालना है. और इसके ऑप्शन है, पहला है 225, दूसरा है 275, तीसरा है 325 और चौथा ऑप्शन है इसका 300. ठीक. तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में जो पोर्शन हमें दिया गया है, जो पार्ट दिया गया है, उसमें का मेजर पार्ट ये है कि दोनों के बीच का एक्यूट एंगल हमको थीटा दिया गया है और वो थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री. तो इसके लिए हमको ये जो पार्ट जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको कंसीडर कर लेते हैं. ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वेक्टर बी क्रॉस 3 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी द होल स्क्वायर इक्वल टू. अब देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 3 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, उसके बाद माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसके बाद प्लस 9 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, उसके बाद माइनस 3 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी और इसका कंप्लीट का है स्क्वायर. अब ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी हो जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0. मैं चाहूँ तो इसको वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए भी लिख सकता हूँ निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए. प्लस 9 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस फिर से आ गया 0. सो दैट और इसका है होल स्क्वायर. इसका मतलब मुझे मिल गया 10 इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए द होल स्क्वायर. ठीक. तो अब इसमें से ये 10 का स्क्वायर तो हो गया 100 और यहाँ आएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए द होल स्क्वायर. ठीक. अब इसी को ही अगर मैं 100 यहाँ माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, तो क्योंकि निगेटिव इसको अगर मैंने इंटरचेंज किया तो प्लस का माइनस होगा और स्क्वायर करने पर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा. इसका मतलब इसका जो आंसर है वो मुझे मिल रहा है 100 और ब्रैकेट में आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर. आगे
हमने इसका भी फार्मूला देखा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर का फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी द होल स्क्वायर। ठीक, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमको दिया है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमें दिया है 2 और ए डॉट बी इसके बीच का एंगल भी हमको दिया है 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं। क्वेश्चन मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे ही वो सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। तो मैं आगे इसको लिखूंगा, देखो 100 और ब्रैकेट में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी यानी 2, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस इसको लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 60 और उसका हो जाएगा स्क्वायर, ये ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में 100 यहाँ आ जाएगा 4 माइनस इसका आंसर आएगा 1 इंटू 2 इंटू 1/2 कॉस 60 1/2 उसका आएगा स्क्वायर, ये ब्रैकेट कंप्लीट, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। सो दैट गिव्स यू 100 ब्रैकेट में 4 और माइनस 1 का स्क्वायर आ गया 1, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 100 इसका आंसर आएगा 300। एंड आई थिंक वो जो 300 प्रेजेंट है वो 300 प्रेजेंट है इन ऑप्शन नंबर डी, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया डी। सो इस तरह से ये प्रॉब्लम का ऑप्शन आ गया डी। मैं तुमको यहाँ पे प्रॉब्लम्स पूरे डिटेल में सॉल्व करके दे रहा हूँ, बट तुम लोग इसमें से कुछ स्टेप अवॉइड कर सकते हो। अगर तुमको फार्मूला पता है तो तुम डायरेक्ट उसमें फार्मूले में वैल्यूज पुटअप कर सकते हो, तो वो तुम्हारा शॉर्ट टाइम में हो सकता है। बट एक्सप्लेन करते समय मुझे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सारी स्टेप्स यहाँ पे बता रहा हूँ। देन नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 143। इसमें π1 and π2 आर 2 प्लेन्स, मतलब 2 प्लेन्स है जिसको π1 और π2 से डिनोट किया गया है। डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ वेक्टर a, b एंड वेक्टर c, वेक्टर d। इसका मतलब पहला जो प्लेन π1 है इसमें वेक्टर a और वेक्टर b है, और दूसरा जो प्लेन π2 है इसमें वेक्टर c और वेक्टर d है। If planes π1 and π2 are parallel, if plane π1 is parallel to plane π2, then which condition should be satisfied for those planes to be parallel? मतलब वो दो प्लेन्स को पैरेलल अगर है, वो दो प्लेन्स अगर पैरेलल है तो नीचे जो ऑप्शन में तुमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा वो हमको देखने का है। अब सीधी बात है कि अगर दो प्लेन एक दूसरे को पैरेलल है, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये दोनों प्लेन अगर एक दूसरे को पैरेलल है, इसकी नॉर्मल अगर n1 है और इसकी नॉर्मल अगर n2 है, तो ये दोनों की नॉर्मल भी आपस में कैसी हो जाएगी, पैरेलल। उसी कंसेप्ट का हमें यहाँ यूज़ करना है। अब फॉर प्लेन π1 नॉर्मल वेक्टर इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी अगर इस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो इस प्लेन को जो परपेंडिकुलर रहने वाला वेक्टर है वो डिनोट किया जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से, और परपेंडिकुलर रहने वाले वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। उसी तरह से फॉर सेकंड प्लेन π2 नॉर्मल वेक्टर इज वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। आगे लिखेंगे सिंस प्लेन π1 is parallel to plane π2, therefore वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b is parallel to हो जाएगा वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d। अब अगर तुमको पता है कि अगर मान लो वेक्टर p पैरेलल टू वेक्टर q रहा तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इक्वल टू होता है 0। उसी तरह से वेक्टर a क्रॉस b पैरेलल टू वेक्टर c क्रॉस d है,
देयरफॉर यू कैन से वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इक्वल टू 0। और ऐसी कंडीशन वहाँ पर तुमको दी गई है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। देन नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 144। ये सारे ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एक के बाद एक सारे ही प्रॉब्लम यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ बोला है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी आर द 4 वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इक्वल टू 0। लेट P1 and P2 be the planes determined by the pair of vectors vector A, vector B and vector C, vector D। यहाँ पर भी दो प्लेन हैं, उसमें से जो प्लेन P1 है उसमें दो वेक्टर है, वेक्टर A और वेक्टर B। दूसरा प्लेन है P2 जिसमें है वेक्टर C और वेक्टर D। देन एंगल बिटवीन प्लेन्स P1 एंड P2 इज। अब ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये समझाने के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ। ये फिगर ध्यान में रखना। मान लो ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ठीक। ये प्लेन है P1, ये प्लेन है P2। तो इसके ऊपर जो नॉर्मल रहेगा वो है लेट अस से N1 और इसके ऊपर का जो नॉर्मल होगा वो होगा N2। ये प्लेन के बीच का ये जो एंगल है ये अगर थीटा है, ये भी नॉर्मल है। अब देखो अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल 90, ये नॉर्मल है तो ये एंगल 90। अब अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल लेट अस से ए बी सी डी को कंसीडर करता हूँ, तो इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में अपोजिट एंगल की सम 180 डिग्री है, इसीलिए ये बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये वाला एंगल और उसका ये एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैं तुमको यही बताना चाहता हूँ कि जो प्लेन के बीच का एंगल होता है वही एंगल उसके दोनों नॉर्मल के बीच का भी एंगल होता है। तो इसीलिए अगर मुझे प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो मैं दो नॉर्मल के बीच का एंगल निकालूंगा, तो दैट एंगल इज सेम एज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो इस फिगर के सहारे साइक्लिक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ये प्रूव हो जाता है कि एंगल बिटवीन द प्लेन्स इक्वल टू एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। अब यहाँ पर उसी कंसेप्ट का यूज हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में करने का है। तो यहाँ पर देखो, अभी पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अगर मैंने n1 कंसीडर कर लिया है, जो कि कंसीडर किया है, ठीक, और पहले प्लेन में दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो मुझे ये जो नॉर्मल वेक्टर n1 है उसकी वैल्यू मिल जाएगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। दूसरा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n2 है और उसके अंदर में दो वेक्टर है, वेक्टर सी और वेक्टर डी, जो कि हमने यहाँ बताए हुए हैं। तो इसका नॉर्मल वेक्टर जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, बराबर है। तो पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n1 है जिसकी वैल्यू आ गई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दूसरा जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी वैल्यू आ गई वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। अब मैं यहाँ पर वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2 फाइंड आउट करता हूँ, जिसका आंसर आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। जब ये दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो उसके राइट हैंड साइड का भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब ये जो टर्म है इसकी वैल्यू प्रॉब्लम में ऑलरेडी दी गई है 0। इसका मतलब मुझे मिल गया वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2 इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों वेक्टर आपस में हो जाएंगे पैरेलल, और अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इसका मतलब उसके बीच का एंगल हो गया 0,
और अगर ये नॉर्मल के बीच का एंगल 0 है तो ये प्लेन के बीच का एंगल भी क्या आ गया 0, इसीलिए एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स हो जाएगा वहां पे 0। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 144। नाउ प्रॉब्लम नंबर 145 समझने में थोड़ा सा टफ है, केयरफुली ये लेक्चर को तुमको ऑब्जर्व, मतलब ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो केयरफुली देखना पड़ेगा। अ नॉन जीरो वेक्टर ए इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स डिटरमाइंड बाय पहला वेक्टर आई कॉमा वेक्टर आई प्लस जे एंड दूसरा वेक्टर आई माइनस जे कॉमा वेक्टर आई प्लस वेक्टर के। इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर ए है ये पहला प्लेन में ये दो वेक्टर है, दूसरे प्लेन में ये दो वेक्टर है, वो दोनों प्लेन्स आपस में जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों प्लेन आपस में जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होती है, बराबर है। तो उसके लाइन को ये वेक्टर ए पैरेलल दिया है, मतलब वेक्टर ए इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। आगे द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड, तो अब मुझे वेक्टर ए एंड आई माइनस 2j प्लस 2k इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, जिसका ऑप्शन तुमको दिया है π/4, π/3, π/6, π/2। ये ऑप्शन डी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन बी और ये ऑप्शन ए। तो यहाँ पर अगर मुझे ये दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना है तो उसमें का एक वेक्टर तो मुझे ऑलरेडी पता है। अब ये पहले की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है इसका यूज़ करके मुझे किसी तरह से पहले वेक्टर ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मैं वेक्टर ए फाइंड आउट कर लेता हूँ तो फिर वेक्टर ए और वो गिवन वेक्टर इसके बीच का मैं एक्यूट एंगल आसानी से निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो अगेन ये जो पहला प्लेन है जिसमें ये दो वेक्टर है, ठीक, इसका नॉर्मल वेक्टर मैं कंसीडर कर लेता हूँ वेक्टर n1। तो मुझे वेक्टर n1 की वैल्यू मिल जाएगी वेक्टर i क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर i प्लस वेक्टर g, ठीक, क्योंकि किसी भी प्लेन को परपेंडिकुलर रहने वाला वेक्टर उसके दिए गए दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा i क्रॉस i प्लस i क्रॉस j, i क्रॉस i हो जाएगा 0 और i क्रॉस j की वैल्यू आती है k, इसका मतलब वेक्टर n1 की वैल्यू मुझे मिल गई वेक्टर k, बराबर। उसी तरह से अब मैं वेक्टर n2 निकाल लेता हूँ। नाउ आई विल फाइंड वेक्टर n2, वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा। तो दैट गिव्स यू वेक्टर i माइनस वेक्टर j क्रॉस वेक्टर i प्लस वेक्टर k। अब ये पूरे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो i क्रॉस i हो गया 0, उसके बाद यहाँ आ गया प्लस i क्रॉस k, उसके बाद यहाँ आएगा माइनस j क्रॉस i एंड प्लस यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा, फिर से माइनस यहाँ आएगा वेक्टर j क्रॉस वेक्टर k। अब i क्रॉस k क्रॉस i की वैल्यू j होती है तो i क्रॉस k की वैल्यू हो जाएगी माइनस j क्रॉस i क्रॉस j की वैल्यू k होती है तो j क्रॉस i की वैल्यू हो जाएगी माइनस k और j क्रॉस k इक्वल टू हो जाएगा i। इसका मतलब इसका आंसर मिलेगा माइनस i माइनस j प्लस k। ये हो गई वेक्टर n2 की वैल्यू। इस तरह से मैंने वेक्टर n1 और वेक्टर n2 निकाल लिया है। आगे क्योंकि वेक्टर a, ये जो वेक्टर a है वो इसके लाइन को पैरेलल दिया गया है, इसका मतलब वेक्टर a ये n1 क्रॉस n2 को भी पैरेलल होगा। सिंस वेक्टर a
पैरेलल टू वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2, तो इसीलिए वेक्टर ए अगर वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2 को पैरेलल है तो आई कैन राइट वेक्टर ए इक्वल टू, अब ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना है इसीलिए। अब अगर वेक्टर ए और वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2 अगर पैरेलल है, सो देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए इक्वल टू लैम्बडा इंटू वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2। सो लैम्बडा इंटू यहाँ पर लिखेंगे आई जे के, उसके बाद वेक्टर n1 के कंपोनेंट्स 0 0 1 और वेक्टर n2 के कंपोनेंट -1 -1 1। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पर हमको जो आंसर मिलेगा, ये डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करने का आप लोगों को पता है, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देखने का, तो उसका आंसर आएगा लैम्बडा इंटू ब्रैकेट, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा i माइनस जे। इसका मतलब मुझे वेक्टर ए की वैल्यू मिल गई लैम्बडा इंटू ब्रैकेट i माइनस जे। उसके बाद अब वेक्टर ए एंड उसके बाद दूसरा जो वेक्टर दिया गया था वो था i माइनस 2j प्लस 2k, i माइनस 2j प्लस 2k, इसके बीच का एंगल अगर मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, ठीक, तो मेरे पास में कॉस थीटा का फॉर्मूला बनता है वेक्टर ए यानी लैम्बडा इंटू i माइनस जे डॉट i माइनस 2j प्लस 2k, क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ए डॉट बी निकालने का है, तो ये ए है ये बी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ लिखा, अपॉन में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सो दैट गिव्स यू, इसका मैग्नीट्यूड निकालने पर क्या आएगा, यहाँ पर लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा जे, सो दैट गिव्स यू रूट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू यहाँ आएगा रूट ऑफ 9 यानी आ जाएगा 3। ठीक, तो कॉस थीटा इक्वल टू मुझे यहाँ पर मिल रहा है अभी ये पूरे पार्ट नीचे में तो मुझे मिल रहा है 3 लैम्बडा, बराबर है। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, सो आई विल गेट हियर कॉस थीटा इक्वल टू, जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो यहाँ पर आई के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट यानी लैम्बडा इंटू 1, यहाँ आ गया लैम्बडा, माइनस जे के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट माइनस लैम्बडा माइनस 2 यानी आ गया प्लस 2 लैम्बडा, और के की टर्म नहीं इसलिए यहाँ पर आ गया 0, अपॉन में हो जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू लैम्बडा स्क्वायर इंटू 3। आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो मुझे मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर मिल गया 3 लैम्बडा और अपॉन में आ रहा है, देखो ये लैम्बडा स्क्वायर बाहर निकल के लैम्बडा हो जाएगा, यहाँ बचेगा रूट 2 इंटू 3, तो ये 3 के साथ कट हो गया है, लैम्बडा लैम्बडा के साथ कट हो गया है, आंसर मिल गया 1/√2। 1/√2 इज़ नथिंग बट कॉस 45, कॉस 45 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे π/4। तो इस तरह से यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है π/4। एक बार शॉर्ट में प्रॉब्लम को फिर से देख लो। यहाँ पर हमको 2 वेक्टर दिए गए थे, पहले प्लेन में वो था वेक्टर i और i प्लस जे, तो इसके प्लेन को परपेंडिकुलर रहने वाला वेक्टर n1 निकाल लिया, दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करने पर वेक्टर n1 की वैल्यू मिल गई के। दूसरे प्लेन का उसी तरह से नॉर्मल वेक्टर होगा n2, ठीक, तो दूसरे प्लेन में ये जो 2 वेक्टर दिए इसके क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर n2 मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा -i माइनस जे प्लस के। अब क्योंकि दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ ये वेक्टर ए पैरेलल है, इसका मतलब वेक्टर ए वेक्टर n1 क्रॉस n2 के साथ भी होगा पैरेलल, तो वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर n1 क्रॉस n2। जब 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो 1 वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, उसी फॉर्म में लिखा लैम्बडा इंटू n1 क्रॉस n2, फिर n1 क्रॉस n2 निकालने की डिटर्मिनेंट का फॉर्म यूज़ किया, उससे मुझे वेक्टर ए की वैल्यू मिल गई लैम्बडा इंटू ब्रैकेट i माइनस जे। फिर वेक्टर ए और इसके बीच का एंगल अगर थीटा दिया है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा वेक्टर ए यानी ये डॉट ये वेक्टर, मतलब दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेगी वो आएगा √9 जिसका आंसर आएगा 3।
ये पूरे पोर्शन को सॉल्व करने के बाद में तुमको यहाँ cos थीटा की वैल्यू मिलेगी 1/√2। 1/√2 यानी होता है cos 45, तो थीटा की वैल्यू मिल गई 45, और 45 यानी होता है π/4। तो इस तरह से हमें वो दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर i-2j + 2k इसके बीच का जो एंगल है वो एंगल की वैल्यू मिल गई π/4।